साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वारा एक लंबे समय से जाति आधारित गिनती एवं ओबीसी की जाति आधारित गिनती को लेकर के लगातार मांग की जा रही है। 2010 से इस मुद्दे को भारत मुक्ति मोर्चा ने बड़े पैमाने पर उठाया था और उसके बाद 2010 में और 2011 में संसद में भी इसको लेकर के बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और जिस लड़ाई की वजह से केंद्र सरकार को इस बात को स्वीकार करना पड़ा था कि हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे। मगर जाति आधारित जनगणना के नाम पर उन्होंने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से सर्वे कराया और उसकी रिपोर्ट भी आज तक पब्लिश नहीं हुई। उसके बाद से लगातार ये मांग और मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और 2019 चुनाव के पहले राजनाथ सिंह, जो उस समय होम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम ओबीसी की गिनती और जाति आधारित गिनती 2021 में जो जनगणना होगी उसमें करवाएंगे। लेकिन दोबारा बीजेपी की सरकार बनी, दोबारा से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। वैसे पिछड़े वर्ग का वोट लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी हमेशा डंका पीटते रहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग का हूं, मैं नीच जाति का हूं। ये डंका पीटते रहते हैं और पिछड़े वर्ग का वोट ले करके सरकारें भी बनाते रहते हैं। लेकिन अभी जब फिर 2021 में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा आया तो इसको लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ था कि केंद्र सरकार ओबीसी की गिनती कराएगी या नहीं कराएगी। इस बात को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर सस्पेंस था। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर के सहमत हैं और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके साथ जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो भी प्रधानमंत्री को मिले और प्रधानमंत्री को कहा कि जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। इसी प्रकार से पूरे देश के तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया और इस बात की मांग किया कि देश में जाति आधारित गिनती एवं ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, जो कि आजाद भारत में आजादी के 74 सालों में नहीं हुई, जिसकी वजह से पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए जो योजनाएं बननी चाहिए थी वो योजनाएं नहीं बन पा रही। ये जो तमाम प्रकार के सस्पेंस बने हुए थे, इस सस्पेंस पे विराम लग गया उस समय जब एक केस महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जाति आधारित गिनती के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी और उस केस में भारत सरकार की तरफ से जो जवाब लगाया गया, जो एफिडेविट लगाया गया, उसमें केंद्र सरकार ने कई मजबूरियां गिनाते हुए ओबीसी की गिनती और जाति आधारित गिनती करने से मना कर दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि ये जो जाति आधारित गिनती है, ओबीसी की गिनती है, इससे हम नहीं करा सकते क्योंकि इसको कराने में कई प्रकार की समस्याएं हैं, कई प्रकार की कठिनाई है। उन्होंने एक बात कही कि हमारे पास मैन पावर का अभाव है। लेकिन एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पूछा था कि जब 1931 की जनगणना के आधार पर, जब अंग्रेज थे गुलाम भारत में, अंग्रेज जाति आधारित गिनती कराते थे, उस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, फिर भी अंग्रेजों ने जाति आधारित गिनती कराने का काम किया था। आज तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आज जाति आधारित आंकड़े क्यों नहीं कलेक्ट किए जा सकते। लेकिन सरकार ने केवल मैन पावर का हवाला दिया और ये मैन पावर का हवाला देकर के इस बात को इनकार किया कि हम जाति आधारित गिनती नहीं कराएंगे। दूसरी बात, सरकार ने कहा कि इससे 50% जो आरक्षण की रूलिंग इंदिरा साहनी वर्सेज भारत सरकार की केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये 50% की क्राइटेरिया टूट जाएगी अगर जाति आधारित गिनती होगी, ये संदेह है और इससे मेरिट प्रभावित होगी। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं ईडब्ल्यूएस के नाम पर सवर्णों को आरक्षण दे करके ये क्राइटेरिया पहले ही केंद्र सरकार के द्वारा असंवैधानिक तरीके से तोड़ा जा चुका है, इसलिए ये तर्क भी किसी के गले उतर नहीं सकता। तीसरी तर्क केंद्र सरकार ने ये दिया कि ये जाति आधारित गिनती से 8,000 करोड़ रुपए लगेंगे और इतना पैसा सरकार खर्च नहीं कर सकती। ये भी एक बहाना बनाने का काम किया। जाति आधारित गिनती के लिए 8,000 करोड़, देश के जो 85% लोग हैं, देश में जो बहुत बड़ी आबादी ओबीसी की है, 60% से ज्यादा आबादी है, उतनी बड़ी आबादी के विकास के लिए, और देश में जो जनरल कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, उनको क्या हिस्सा मिला, क्या नहीं मिला, और पिछड़े वर्ग के लोगों को क्या हिस्सा मिला, क्या नहीं मिला, ये तमाम बातें जाति आधारित गिनती की वजह से सामने आएंगी। तो इतने बड़े जो आंकड़े हैं, आंकड़े के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता, देश के नागरिकों का विकास नहीं हो सकता। तो जो इतने बड़े आंकड़े कलेक्ट करने के लिए सरकार को 10 साल में 8,000 करोड़ रुपया खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब सरकार कुंभ मेले में हर साल 24,000 करोड़ रुपया खर्च करती, हर तीसरे साल 24,000 करोड़ रुपया खर्च करती है,
तो 10 साल में देश के विकास के लिए, देश में अलग अलग जातियों के आंकड़े कलेक्ट करने के लिए 8,000 करोड़ खर्च करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सरकार ने उसको बहाना बनाया। और कांग्रेस सरकार की भी पोल अपने एफिडेविट में खोल दिया, जिसमें कांग्रेस सरकार द्वारा ये दावा किया गया था कि हमने जाति आधारित गिनती कराया है, लेकिन एफिडेविट में केंद्र सरकार ने यह कहा कि जो कांग्रेस के द्वारा गिनती कराई जाने की बात कही गई थी वो सही बात नहीं थी, बल्कि केवल गरीबी के आंकड़े भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इकट्ठा किए गए। ये तमाम बातें एफिडेविट में कह करके केंद्र सरकार ने इस बात को कह दिया कि अब हम जाति आधारित गिनती और ओबीसी की गिनती नहीं कराएंगे। सरकार ओबीसी के लोगों का वोट बीजेपी लेती है, आरएसएस के लोग ओबीसी के लोगों को हिंदू के नाम पर बहका करके वोट लेने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी अपने को पिछड़ा वर्ग कह करके वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन अभी जब ओबीसी की गिनती का मामला आया तो सरकार ओबीसी की गिनती नहीं करना चाहती। सरकार ओबीसी की गिनती नहीं करना चाहती तो फिर ओबीसी का विकास कैसे होगा? अगर ओबीसी के डाटा ही नहीं कलेक्ट होंगे, सरकार ओबीसी का डाटा कलेक्ट नहीं करेगी, तो ओबीसी के लिए जो अलग से योजनाएं बनाई जानी चाहिए ओबीसी के विकास के लिए, वो भी संभव नहीं है। और अगर वो संभव नहीं है तो इससे ओबीसी का विकास संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारा वोट तो आरएसएस बीजेपी के लोग लेते हैं, लेकिन हमारा विकास नहीं करना चाहते। एक तो ये बात ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है। या जो षड्यंत्र हो रहा है कि 74 साल में देश में किसका विकास हुआ और किसका विकास नहीं हुआ, ये जाति आधारित गिनती के डाटा से ही पता चल सकता है। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती कि जो ओबीसी के साथ धोखेबाजी हुई, ये धोखेबाजी ओबीसी के लोगों को पता चले, इसलिए सरकार डाटा कलेक्ट नहीं करना चाहती है। और अभी सरकार में जो प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद अपने को ओबीसी कहते हैं। 28 मिनिस्टर ओबीसी के लोगों को बनाए गए, 28 मिनिस्टर ओबीसी के हैं और प्रधानमंत्री खुद अपने को ओबीसी कहते हैं। इसका मतलब ओबीसी का चेहरा दिखा करके वोट लेने की तैयारी तो लगातार चल रही है, लेकिन ओबीसी को हक अधिकार देने की बात ना तो प्रधानमंत्री जी कर पा रहे हैं, ना उनके 28 मंत्री ही कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इनको फैसले लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि फैसले लेने का अधिकार केवल आरएसएस के लोगों के पास में है। और इनको मुखौटा बना करके, इनका चेहरा दिखा करके पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट लूटा जा रहा है। इसलिए देश में जो ओबीसी के लोग रहते हैं, उन ओबीसी के लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि देश में ओबीसी की आबादी 60% है। आरएसएस और बीजेपी के द्वारा जो सरकार बनी हुई है, या देश में अभी तक जितनी सरकारें बनी हुई हैं, वो ओबीसी के वोट के बगैर, सपोर्ट के बगैर नहीं बन सकती। अगर हमारी संख्या 60% है तो सरकार को डर लगना चाहिए कि अगर हम जाति आधारित गिनती नहीं करते, ओबीसी की गिनती नहीं करते, तो ओबीसी हमारे विरोध में चला जाएगा और हमको चुनाव हरा देगा। लेकिन सरकार को डर नहीं लग रहा है, तो ओबीसी के लोगों की गिनती नहीं कर रही है सरकार को डर नहीं लग रहा है। इसके अलावा जो बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी के लोग ही किसान हैं और लगभग 70% आबादी देश में किसानों की है, और ऐसा कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो 70% किसानों के खिलाफ में भी सरकार ने 3 काले कानून बनाए और किसानों की जमीन पर उद्योगपतियों का कब्जा कराने का कार्यक्रम बनाया हुआ है। इससे जो किसानों की जमीन है उस पर अडानी और अंबानी का कब्जा कराया जाएगा। और भारत के अंदर भारत कहाँ है, ये खोजने के से भी हमारे लोगों को भारत के अंदर भारत नहीं मिलेगा, ऐसी संभावनाएं आने वाले समय में बन रही। तो जो इतनी बड़ी साजिश हो रही है ओबीसी के लोगों के साथ में, किसानों के साथ में, शेड्यूल कास्ट का कोटा नहीं पूरा किया गया, उनके ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है, माइनॉरिटीज को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तो देश की जो बड़ी आबादी है जिनके ऊपर अधिकार वंचित किया जा रहा है जिनको, और सरकार को डर नहीं लग रहा इतनी बड़ी आबादी को अधिकार वंचित करने का, उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो ये सरकार चुनी जा रही है, चाहे 2009 की कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर 2014 और 2019 की बीजेपी की सरकार हो, ये ईवीएम घोटाले से चुनाव जीत करके आए हुए लोग हैं। और इनको लगता है कि जब ईवीएम घोटाला करके हम चुनाव जीत सकते हैं तो फिर हमें ओबीसी को, एससी एसटी को या फिर किसानों को उनका हक अधिकार देने की क्या जरूरत है। इसलिए ओबीसी के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर फैसले हो रहे हैं। ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, संख्या के अनुपात में हिस्सा नहीं मिल रहा है, और ऐसी बहुत सारे षड्यंत्र ओबीसी के खिलाफ हो रहे हैं। इसी प्रकार से किसानों की जमीन छीनने का षड्यंत्र हो रहा है। ये सारा खेला ईवीएम की वजह से हो रहा है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने तय किया है कि सरकार की जो ये पिछड़े वर्गों की
दमनकारी नीति है पिछड़े वर्गों के लिए, इसके खिलाफ में आंदोलन करने की जरूरत है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने कई चरणों में चरणबद्ध आंदोलन 3 मुद्दों को लेकर के घोषित किया है। एक तो ओबीसी की गिनती और जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा है किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून लाए गए हैं पार्लियामेंट से, उन 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए। और तीसरा मुद्दा है कि ईवीएम में जो घोटाला करके सरकारें बनाई जा रही हैं, जो ईवीएम से चुनाव हो रहा है, तो ईवीएम से चुनाव बंद कराया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, या फिर पेपर ट्रेल से जो पर्चियां निकल रही हैं उनका 100% मिलान कराया जाए। इन 3 मुद्दों को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा घोषित किया गया है, जिसमें पहला चरण 15 अक्टूबर 2021 को होगा। 15 अक्टूबर 2021 को पूरे भारत के 31 राज्यों के 550 जिलों से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया जाए। दूसरा चरण 29 अक्टूबर 2021 को पूरे भारत के 31 राज्यों के 550 जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और पुनः महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। तीसरा चरण 12 नवंबर 2021 को पूरे भारत के 31 राज्यों के 550 जिलों में 5000 तहसीलों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा एवं पुनः महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। चौथे चरण में 25 नवंबर 2021 को पूरे भारत के 31 राज्यों के 550 जिलों के 5000 तहसीलों में रैली प्रदर्शन किया जाएगा और रैली प्रदर्शन के बाद में जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा और गिरफ्तारियां दी जाएंगी। और 5वें चरण में 10 दिसंबर 2021 को भारत को बंद किया जाएगा, क्योंकि अब जब सरकार पिछड़े वर्ग के हित के मुद्दे नहीं लागू कर रही है, पिछड़े वर्ग की आवाज नहीं सुन रही है और किसानों की आवाज नहीं सुन रही है और तमाम जो SC ST और माइनॉरिटीज के हक अधिकार हैं उनको भी खत्म करने का काम कर रही है, संविधान के विरोध में और देश के विरोध में काम कर रही है सरकार, तो इसलिए अब हमारे सामने आंदोलन के अलावा और भारत बंद के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने यह आंदोलन घोषित किया है। इसलिए हम देश भर के सभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, शुभचिंतकों को और SC ST OBC माइनॉरिटीज के तमाम संगठन चलाने वाले लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, शुभचिंतकों को, जिनकी संविधान में आस्था है, जिनकी इस बात में आस्था है कि देश में सबके साथ न्याय होना चाहिए और सबके हक अधिकार की लड़ाई होनी चाहिए, इस देश में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए, इस बात में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं उन सभी लोगों को एकजुट हो करके इस आंदोलन को सफल बनाने की जरूरत है। और 10 दिसंबर को जो हम लोग भारत बंद कर रहे हैं, उस भारत बंद को भी बड़े पैमाने पर सफल करने की जरूरत है। आप लोग मिलजुल करके इस आंदोलन को सफल करेंगे, इसके लिए आप सभी लोगों से अपेक्षा है। आभार, धन्यवाद।